हेलो 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 माइक चेक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? तो वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। हम बढ़िया मस्त मजे में। चलिए तो करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। आज की क्लास में हमें क्या है पढ़ना? तरंग प्रकाशिकी में आज की क्लास में हम प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे। व्यतिकरण हम पिछली क्लास में शुरू कर दिया था। आज इस पर हमें क्वेश्चंस करना होगा और इस पर बेस और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करना होगी। फिर इसके बाद में हम यंग का द्वितीय स्लिट प्रयोग देखेंगे और उसके बाद में आने वाले समय में विवर्तन और ध्रुवण देखेंगे हम। चलो भाई, तो आज जैसे लेक्चर नंबर 2 व्यतिकरण हो जाएगा। कल की क्लास में यंग डबल स्लिट प्रयोग पे क्वेश्चन हो जाएंगे 3 और 4 से 5 के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। 4-5 क्लास की लेक्चर चैप्टर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। चलो भाई, तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, क्या हो गया आजकल केजे भाई? क्या हुआ केजे सर को? चलो, तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये यार डेफिनेशंस लिखी हुई है, कल मैंने आपको समझा दिया था, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं यहां से। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला कला। कला क्या होती है कि किसी तरंग के विस्थापन समीकरण में ज्या या कोज्या का साइन या कॉस का कोणिकीय को कला कहते हैं। कोणांक को कला कहते हैं। मतलब से ये ओमेगा टी जो होगा वो हमारे लिए कला होगी। ओमेगा टी कला होती है। साथ ही साथ कलांतर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता कि अगर ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो वो जो कलांतर होगा वो फाई से चिन्हित करेंगे हम। और इसके अलावा मैंने आपको पथांतर भी कल बता देता, किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के पथ की लंबाई में अंतर उस बिंदु पर तरंग के बीच में पथांतर कहलाती है। और ये पथांतर डेल्टा एक्स चिन्हित करेंगे, लैम्डा बटा 2 डेल्टा फाई। इसके लिए हमने एक स्टार टेबल भी बना लिया था। ठीक है, आज पार सर ईएम बेस पढ़ा रहे थे, हमने इज्जत डुबा दी। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत पड़ गई है इस चीज की। टेलीग्राम अकाउंट बना दिया? हाँ बेटा, शायद टेलीग्राम अकाउंट बना दिए, काफी दिन हो गए। एसपी सर फिजिक्स आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, नया आपको टेलीग्राम अकाउंट मिल जाएगा। क्या इज्जत डुबा दी आज तुमने मेरी? फिर चलिए कोई बात नहीं, पार्स वैसे भी मुझे क्लास खत्म होने के बाद बता ही देंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, और ये वाली जो थ्योरी लिखी हुई है, ये सारी बातें कल मैंने आपको जो कोहेरेंट कला संबंध और कला संबंध स्रोत के बारे में बताया था, उनकी थ्योरी लिखी हुई है। यहां से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो और इससे को मतलब याद रखने के लिए समझ सकते हो। बाकी सब कुछ थ्योरी मैंने कल समझा दिया था आपको। अब कल की क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्रोत है जिसे हमने बोला y1, ये होगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा स्रोत था y2 जो था a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो परिमाणी होगा ए नेट जो होगा, ए नेट का स्क्वायर जो होगा वो होगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और मैंने इसका आपको एनिमेशन भी बताया था कि कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं पे इंटेंसिटी कम होती है, कहीं पे सबसे ज्यादा होती है, कहीं पे सबसे कम होती है। मैंने आपकी इज्जत बचा ली। अरे आकाश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका। चलिए, इसी प्रकार से ये ए नेट का स्क्वायर जो हो जाएगा आई नेट बराबर होगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई। ठीक है, तो ये आई के पदों में भी हमने सारी बातें लिख दी थी। तो इतना हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। अब आज नई कहानी शुरू करते हैं ना। तो ये सब कुछ हमने कर लिया था। अच्छा, उससे पहले एक
क्वेश्चन में आपसे जानना चाहूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी है और y2 बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है। यहाँ पे kx नहीं है क्योंकि ये कण है, लेकिन अगर तरंग भी होती तो तरंग के लिए माइनस kx लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही होता। द्वारा निरूपित दो तरंगों के एक बिंदु पर व्यतिकरण प्रदर्शित करती है, तो परिमाणी तरंग का आयाम क्या होगा? परिमाणी तरंग का आयाम क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ भाई, परिमाणी तरंग का आयाम क्या होगा ये आपको बताना है। परिमाणी तरंग का आयाम क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे परिमाणी तरंग का आयाम क्या होगा। परिमाणी तरंग का आयाम क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। चलो आगे आंसर सभी का, आगे आंसर। क्या सभी का रूट 37 आ रहा है? क्या सभी का रूट 37 आ रहा है? चलिए, तो कैसे करेंगे? यहां पर हम यहां पर बोलेंगे सर कि ए नेट जो हो जाएगा वो होगा ए नेट का स्क्वायर हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहां पर ये होगा a1 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। 60 मतलब कितना होता है? 1/2 होता है सर, 1/2 होता है। तो आसान सवाल हो गया सर, हो गया 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1/2। तो सर 2 से 2 कट गया, ये होगा 12। तो हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 12। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़ सकते, तो जगह 11 11 और 16 करोगे तो सॉरी 21 और 16 करोगे तो 37 हो जाएगा। रूट 37 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हम आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो अब हमने जो पढ़ा उसको ही हमें और आगे बढ़ाना है। तो जब समान आवृत्ति और नियत कलांतर वाली दो प्रकाश तरंगे परस्पर, मतलब ये क्या होगी? जो कैसी है, जो कैसी तरंग है ये, अगर समान हमारे पास आवृत्ति और नियत कलांतर है, मतलब क्या हो गया कि मतलब दो तरंगों के मध्य कलांतर हमेशा नियत रहता है। तो अगर ऐसी तरंगे हैं हमारे पास, तो उनमें क्या होगा सर? ये दो तरंगे जो होंगी वह कला संबंध स्रोत की तरंगे होंगी, और अगर यह एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण क्षेत्र में परिमाणी आयाम या तीव्रता अलग अलग तरंगों के आयाम के भिन्न में होती है। मतलब कि जो परिमाणी तीव्रता होगी या तो कहीं ज्यादा होगी या तो कम होगी, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम। फिर कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अध्यारोपित क्षेत्र में तीव्रता का यह परिवर्तन व्यतिकरण कहलाता है, कि यह जो तीव्रता कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है उसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। ये अध्यारोपण में जहां पे ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम तीव्रता हो रही है उसे व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये है अब आज की कहानी का मेन मुद्दा, है ना? ये है कहानी का मेन मुद्दा आज की क्लास का। तो अब हम यहां पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए
क्या क्या हो सकता है। यहां पर अभी हमने जो ए नेट का फॉर्मूला लगा तो वो वैसा का वैसा रहेगा, है ना। क्या था ए नेट या परिमाणी आयाम जो था वो था √A1 प्लस A2, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब कहां पर संपोषी होता है, कहां पे विनाशी होता है। तो संपोषी व्यतिकरण मतलब क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति जहां पर हमारे पास आयाम जो होगा वह अधिकतम होगा, मतलब cos फाई की वैल्यू क्या हो ताकि परिमाणी आयाम ज्यादा हो जाए। ठीक है, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए ताकि परिमाणी आयाम ज्यादा हो जाए। तो cos फाई की वैल्यू जो होगी अगर वो 1 हो जाए, cos फाई की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि मेरे पास संपोषी व्यतिकरण होगा, मेरे पास आयाम की वैल्यू अधिकतम आएगी। और इस कंडीशन में जो आयाम आएगा वो A1 प्लस A2 आएगा। क्या मैंने सही बोला? अधिकतम मान क्या होता है दो सदिशों का, A1 प्लस A2 होता है। या आप चाहो तो यहां पे कर भी सकते हो, अगर ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर पर रूट है, मतलब सर A1 प्लस A2 हो जाएगा। इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण में अगर मेरे पास cos फाई की वैल्यू -1 हो जाए तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि यहां पर A नेट जो होगा वह A1 माइनस A2 हो जाएगा। A नेट जो होगा वो हो जाएगा A1 माइनस A2 और उसे मैं कहूंगा विनाशी व्यतिकरण। और अगर A1 A2 बराबर, जैसे 99% केसेस में A1 A2 बराबर होंगे तो वहां पे ये 2A हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे हमने जो कला संबंध स्रोत लिए थे उनमें A1 A2 बराबर थे, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वहां पर एक स्थिति थी जहां पे अधिकतम आयाम आ रहा था और एक स्थिति थी जहां पर न्यूनतम आयाम या आयाम शून्य हो रहा था, है ना। शून्य A1 A2 बराबर होगा तो शून्य हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं तीव्रता भी देखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सर कि A नेट की जगह परिमाणी तीव्रता लिखूंगा तो परिमाणी तीव्रता ये मैक्सिमम है ना। इसे भी मैं चाहूं तो मैक्स लिख सकता हूं, मतलब अधिकतम मान, और मिनिमम मतलब न्यूनतम मान संभव क्या होगा। तो ये हो जाएगा √I1 प्लस √I2, क्योंकि एक की जगह √I लिख सकता हूं और ये भी हो जाएगा रूट मिनिमम, ये हो जाएगा √I1 प्लस √I2। तो ये इंपॉर्टेंट सी कहानी है जो हमें पता होनी चाहिए। अब हमें यह देखना है, मेन मुद्दा यह है कि ये कहां पर आते हैं, मतलब A मैक्स कहां पर आएगा, A मिनिमम कहां पर आएगा, ये I मैक्स कहां पर आएगा, I मिनिमम कहां पर आएगा, किन किन बिंदुओं पर आएगा, वो अब हमें करना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको मतलब मैं जो लिखूंगा वो मतलब एक तरफ विनाशिका लिख दूंगा, एक तरफ या संपोषिका विनाशिका लिख दूंगा, तो आप लोगों को कंपेयर कर समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कहां पे क्या हो रहा है, कहां पर किसकी वैल्यू आ रही है। अच्छा चलिए, तो अगर हम सबसे पहले देखें कि संपोषी व्यतिकरण कहां पर हो सकता है। संपोषी लिखा हुआ है ना, ये संपोषी व्यतिकरण, संतोषी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, मेरे को अधिकतम मान चाहिए। मतलब ये कब होगा सर, जब मेरे पास cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब फाई की वैल्यू 1 कब हो सकती है, फाई की वैल्यू 1 कब हो सकती है, बताओ भाई कब हो सकती है। तो सर मैं यहां पर एक बार cos का ग्राफ बना के देख लूं क्या, तो मेरे को क्या चीजें क्या सर दिमाग में ना ऐसे एकदम उजाला सा आ जाएगा सर। एक बार cos का ग्राफ बना के देख लेते हैं, प्रोजेक्ट ऐसा चलता रहेगा। तो ये अधिकतम मान होंगे या न्यूनतम मान आते रहेंगे सर। तो अधिकतम मान कब आया है, 1 कब आया है, कब आया, बताओ भाई कब आया। तो सर यहां पर ये 0 पर आया है, फिर उसके बाद में अगला आएगा 2 पाई पर, अगला आएगा 2 पाई पर, है ना। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जिन फाई की वैल्यू के लिए ये होगा वह फाई की वैल्यूज जो है वह है 0, वह फाई की वैल्यूज जो होंगी वो होंगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, टिंग 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 टिंग, या फाई की वैल्यू में लिख सकता हूं 2n पाई के बराबर होगी। इसे बोलते हैं इसका व्यापक रूप,
क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। क्या होगा यह व्यापक रूप होगा। व्यापक रूप मतलब कि जनरल फॉर्मूला। ये मैथ्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है, कॉस का जनरल फॉर्मूला, साइन की वैल्यूज का, -1 का जनरल फॉर्मूला, 1 का जनरल फॉर्मूला, लेकिन वो हमें मतलब नहीं है, हमें तो इतना ही पता होना चाहिए कि अच्छा सर इसको क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्मूला बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 2n पाई, जहां पर n की वैल्यू जो होगी वह 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी हो सकती है। तो यहां पर n की वैल्यू रखते जाएंगे तो फाई की वैल्यू आती जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, n की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाओगे तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आती जाएगी। अच्छा, मतलब इन पोजीशन के लिए, इन कोण के लिए हमारे पास समपोषी व्यतिकरण होगा, या हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा। अच्छा, अब फाई, सर वही वाली बात है, फाई तो है, लेकिन हमें क्या, देखो अल्टीमेटली इसमें एक ही गोल है हमारा, क्या, कि परिमाणीय तीव्रता तक पहुंचना। तो तीव्रता के लिए क्या चाहिए, कोण, कोण के लिए क्या चाहिए, लैम्डा या डेल्टा एक्स से हमें कोण मिलेगा। तो अगर मेरे पास कोण है तो डेल्टा एक्स या पथांतर का क्या संबंध होगा, तो मेरे को पता है सर डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है सर, डेल्टा एक्स होता है सर लैम्डा बटा 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई की वैल्यू या फाई की वैल्यू मुझे मिल गई 2n पाई। तो जैसे ही मैं यहां पर रखता हूं तो मेरे पास आ जाएगी सर n बटे में 2 पाई, n बटे में 2 पाई इनटू 2n पाई। पाई ने 2 ने 2 को मार दिया और यहां से बढ़िया सी वैल्यू आई n लैम्डा। मतलब कि मेरे पास डेल्टा एक्स जो आया n लैम्डा आया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया सर, n लैम्डा आया सर। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसके कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जब n लैम्डा रखूंगा मैं, क्या रखूंगा, n लैम्डा रखूंगा मैं, तब मेरे पास जो व्यतिकरण होगा वह कैसा होगा, वह व्यतिकरण, ये देखो ये एक्चुअली शॉर्ट नोट्स ही बन रहा है आपके सीधे सीधे ना, तो यह व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण होगा। एन लैम्डा मतलब क्या हो गया, एन लैम्डा मतलब क्या हो गया सर, एन लैम्डा का कहने का मतलब हो गया कि जहां पर मेरे पास डेल्टा एक्स, चिंता ना करो वही लिख रहा हूं मैं, यहां पर ये क्या आया, यहां पर आया मेरे पास डेल्टा एक्स बराबर होगा एन लैम्डा के बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर पथांतर जो है वह क्या बने सर, डेल्टा एक्स जो है वो 0 बने, लैम्डा बने, मतलब एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, इसी प्रकार से एन लैम्डा तक चलता जाएगा। उन स्थितियों पर, मतलब जैसे यहां से एक लाइट है, यहां से एक लाइट है, यहां पर मिली, तो ये लाइट डूइंग, इनके बीच में पथांतर अगर लैम्डा का हुआ तो संपोषी बनेगा, फिर यहाँ पे 2 लैम्डा का हुआ संपोषी बनेगा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, इन सब पे वैल्यू अधिकतम आएगी, इन सब पे वैल्यू अधिकतम आएगी। क्या ये कहानी सभी को है चमकती बहुत ही जोरों से, तो लगा दे एक बार कमेंट्स में आग। अच्छा सर, ये डेल्टा एक्स आया। अब हमें पता है सर कि जब हमारे पास मैक्सिमम या समपोषी व्यतिकरण होता है तो उस कंडीशन में आपने अभी भी बताया था कि आयाम जो होगा ए मैक्सिमम होगा, और वो लिख सकते हैं हम a1 प्लस a2। क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2, और परिमाणीय तीव्रता रूट आई मैक्स जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट I1। ए की जगह क्या लिखते हैं, रूट आई, क्योंकि आई जो होता है समानुपाती होता है ए के, या आई मैक्स जो है वो लिखेंगे हम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ये सारी बातें हमें जैसे मुझे याद है वैसी की वैसी याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम टू सेम। इधर की तरफ वैसी की वैसी बात करूंगा मैं विनाशी के लिए, बस वैल्यूज चेंज होगी, बाकी मतलब क्या होगा वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, मतलब मेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। कौन सा मेन फॉर्मूला, ये वाला मेन फॉर्मूला। क्या ये कहानी चमकती है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई क्लियर है। चल अब इसी प्रकार से है ना हमारे पास, अच्छा इसमें अगर a1 a2 बराबर हो जाते तो क्या कोई बता सकता है आंसर क्या था, a1 a2 बराबर हो जाते तो, वैसे a1 a2 बराबर होंगे या समान के लिए तो मैं अलग से पूरी चर्चा भी करूंगा, लेकिन यहीं पर भी लिख भी देते हैं। यदि a1 बराबर a2 होता तो amax क्या आ जाता सर, amax जो हो जाता वो 2a हो जाता, और i क्या हो जाता,
आई मैक्स क्या हो जाता? तो सर यहां पर क्या आ जाता? कोई बताएगा आई क्या हो जाता? तो सर इसकी जगह तो रूट आई लिखेंगे, इसकी जगह भी रूट आई लिखेंगे, तो रूट रूट एक दूसरे कट जाएगा, स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, तो आई मैक्स जो होगा वो 4i आ जाता। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, देखो सही किया क्या मैंने। हाँ रूट आई होता, बिल्कुल सही बात। देख ए मैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, फिर मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये जगह क्या यहाँ पे लिखूंगा रूट आई मैक्स बराबर होगा 2 रूट आई, तो यहाँ पे इसका भी वर्ग कर दूंगा, इसका भी वर्ग कर दूंगा, तो ये आई मैक्स जो होगा वो 4i के बराबर आ जाएगा, 4i के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है सभी को? शिवम गुप्ता एक कमेंट और नहीं आना चाहिए तेरा, आखिरी वार्निंग। चल हाँ भाई आगे बढ़ते। अब हमें इसी प्रकार से ये आ गया सबको समझ में, ऐसा ही होगा हमेशा। देखो यार ऐसा कर लिया करो, इसका वर्ग करके ये लिया हो, ए स्क्वायर की जगह आई रखना ज्यादा आसान है। अच्छा अब इसके अलावा, अच्छा किसको ऐसा लग रहा है कि सर एकदम से इतना सारा, ये चिंता ना करो ना, ये सारी बातें अभी मैं पूरे 2-3 लेक्चर तक करते ही रहना। ठीक है, तो यहां पर ये हम रिपीट करते रहेंगे। आई मैक्स बराबर 4i का क्या मतलब है? क्या मतलब है या मतलब कि अधिकतम तीव्रता जो होती है वो 4i होती है, मतलब ऐसा है कि अगर तीव्रता i है तो ये दोनों मिलकर 4i बना देती है। चलो आगे बढ़ते इसी प्रकार से संपोषी व्यतिकरण के बाद में अब देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण मतलब क्या होता है? तो विनाशी व्यतिकरण मतलब सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब अगर हमारे पास cos फाई की वैल्यू -1 आ जाए, cos फाई की वैल्यू -1 आ जाए, अब कब आएगी cos फाई की वैल्यू -1? बताओ भाई -1 कब आएगी? तो सर ये रहा -1, तो पहली बार -1 आएगा पाई पे, फिर अगली बार आएगा 3 पाई पे, है ना 180, फिर 360 में 180 जोड़ेंगे तब आएगा, मतलब क्या हो जाएगा अल्टीमेटली हो जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, इन सब पे मेरे पास फाई की वैल्यू जो होंगी वह मेरे पास क्या आएंगी, मिनिमम मतलब -1 आएगी cos फाई की वैल्यू, और वहां पे विनाशी व्यतिकरण होएगा। अच्छा अब यहां पर कब होंगी ये सर? इसका क्या व्यापक रूप में कुछ लिखा जा सकता है? बिल्कुल, देखो इसे हम लिखेंगे। देखो एक बात समझ लो यार इतनी सी आप, कि जब भी हमारे पास इवन नंबर होते, इवन मतलब समझते हो ना, है ना, कि विषम और सम संख्या, तो जब हमारे पास सम संख्या होती है तो उसका व्यापक रूप होता है 2n, दुगना n होता है ना। अब ये देखो कॉमन सेंस की बात है, ऐसे सोच कि देखो लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, लिखना है 1 2 3, तो ये n हो गया इसका व्यापक रूप। मुझे लिखना है 2 4 6 8, मतलब से मैं दुगना करना चाहता हूं तो 2n व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे लिए 1 3 5 7 ऐसा है सर, डिफरेंस तो दो का है, लेकिन एक कम मतलब इसका हर एक में 2 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन सर ये 2 मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है एक्चुअली? देखो ये क्या है, ये इसका डबल में एक कम, इसके डबल में एक कम, या इसमें 2 मल्टीप्लाई करके एक कम, 2 मल्टीप्लाई करके एक कम, जैसे 2 1 आ गया, 4 में एक कम, 6 में एक कम, 8 में एक कम, मतलब इसका जो भी संख्या लिखोगे उसका दुगना करके एक कम करना है आपको, दुगना करके एक कम करना है। एक कम भी कर सकते हैं, एक ज्यादा भी कर सकते हैं, 2n-1 भी रख सकते हैं या 2n+1 भी रख सकते हैं, दोनों चीजें रख सकते हैं ना। देख ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर ये 0 से शुरू हो रहा है ना, तो ये यहां पर क्या हो रहा है सर, 0 में 0 का डबल किया फिर +1 कर दिया, फिर 2 का डबल किया, सॉरी ये यहां पर 0 था, ठीक है, तो सर फिर उसके बाद में क्या किया, 0 का डबल किया +1 किया, फिर 1 का डबल किया फिर +1 कर दिया, फिर 2 का डबल किया +1 कर दिया,
फिर 3 का डबल किया +1 कर दिया, 4 का डबल किया +1 कर दिया। तो यहां पर डबल हो रहा है, देख इसमें सीधे सीधे डबल हो रहा है, इसमें डबल करके +1 कर रहे हो, डबल करके -1 कर रहे हो, दोनों बात एक ही, दोनों बात एक ही। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप जो होता है, जो है ना ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर जो होते हैं, इनका व्यापक रूप आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, 2n -1 भी लिख सकते हो या 2n +1 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें n की वैल्यू शुरू कहां से करनी है वो अलग अलग है। मतलब अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 0 रख दूंगा, 0 से शुरू कर दिया, तो सर 0 से शुरू कर दूंगा तो -1 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये -1 से हो जाएगा। यहां पर अगर मैं 0, यहां पर n की वैल्यू 0 रखूंगा तो सर 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, है ना। ये यहां पर अगर मैं n की वैल्यू 0 से, जैसे यहां पे n की वैल्यू 0 से शुरू करी हमने, तो यहां पे 0 रख के देख, यहां पे 0 रख के देख, तो सर यहां पे 0 रखेंगे तो 0 रखने पे -1 हो जाएगा, फिर 1 रखने पे सर 3 आ जाएगा, सॉरी 1 रखने पे 1 आएगा, 1 × 2 -1, फिर 2 रखने पर सर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसी संख्या चलेगी। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें 0 रखेंगे तो 1 3 5 7 ऐसा चलेगा ये, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों में से ले दोनों सकते, लेकिन आगे चलकर फिर कंफ्यूजन कि सर क्या लेंगे, क्या होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम जो हमारा सिलेक्शन करेंगे, हम जो यहां पर लेंगे, अभी ये मैंने तुम्हें नंबर का व्यापक रूप लिखना सीखा, इसमें आगे पाई भी लेंगे ना। तो यहां पर हम जो लेंगे वो 2n - 1 पाई ही लेंगे, हम 2n - 1 ही लेंगे, है ना। हम किससे शुरुआत करेंगे, हम 2n, देखो हो सकता है किन्हीं किताबों में किन्हीं जगहों पे आप पढ़ो तो 2n + 1 भी पा सकते हो, वो गलत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि उसमें n की वैल्यू 0 से शुरू करना पड़ती है ना। लेकिन मैं आपको अभी से, क्योंकि आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें सर यंग डबल स्लिट प्रयोग पढ़ना है, तो उसमें n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ। तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 × 2 -1 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 × 2 -1 5 आ जाएगा। तो यहां पर n की वैल्यू जो है वो हम 1 से शुरू करेंगे, और यहां पर n की वैल्यू 0 से। देखो ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 0 से करना होगा, 1 से करना है, लेकिन हमारे जो आंसर आ रहे हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 1 से शुरू करो आप, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अभी आगे चलकर हमको यंग डबल स्लिट प्रयोग पढ़ना है। उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जब संपोषी व्यतिकरण होता है, जब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज आएंगी, या हमारे पास फ्रिंजेस बनेगी, तो फ्रिंज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेगी। लेकिन जब विनाशी व्यतिकरण होगा तो उसमें 0 फ्रिंज नहीं बनेगी, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रिंज बनेगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये वाली चीज सिखा रहा हूं। तो आप शुरू से ही 2n - 1 पाए लेकर चलो, क्या करके चलो, 2n - 1 पाए लेकर चलो। आई बात समझ में। अपॉन में 2 भी आएगा ना, अपॉन में 2 क्यों आएगा, यहां पे डिवाइड में 2 दिख रहा है तुझे, नहीं ना, तो अपॉन में 2 क्यों आएगा। हाँ, डेल्टा x करेंगे तो उसमें आएगा। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फिर से वही वाला फॉर्मूला से, डेल्टा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा λ/2 पाई इंटू डेल्टा फाई, है ना। कोई डरने वाली बात नहीं, कोई बहुत 30 मार्क आए रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं पढ़ रहे हम। 2 पाई इंटू 2n - 1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो यहां से डेल्टा x का जो व्यापक रूप आएगा वो आएगा यहां पर 2n - 1 बटे में 2 इंटू लैम्डा, ठीक है। ये डेल्टा x आएगा, है ना। यहां पर लैम्डा आया या डेल्टा x आया, या 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा। मतलब कि अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार यहां पर n की वैल्यू 0 रखो, नहीं सर n की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखो। हाँ, n की वैल्यू 1 रखें, हम 1 से ही शुरुआत करेंगे। तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखने पे जरा जल्दी से बताओ क्या आएगा, क्या आएंगी वैल्यूज। शिवम गुप्ता, मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, तुम्हारा रियली सॉरी भी अब खत्म हो चुका है, अब कोई कमेंट नहीं आना चाहिए ना, अब कोई भी कमेंट नहीं आना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दो, क्या होगा यहां पर। हाँ, पहले वाले में λ/2 होगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखना है, 0 नहीं रखना है, 1 रखना है। तो λ/2, अगला 3 λ/2, अगला 5 λ/2, अगला 7 λ/2, और इसी प्रकार से कहानी चलती जाएगी। और इन सब पे हमारे पास विनाशी व्यतिकरण होगा। मतलब 2 लाइट आई, अगर वो एक दूसरे से मिली तो या तो उनके बीच में पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 8 9 λ/2 होगा, तो वहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा। अच्छा, यहां पर अब तुम्हें समझ में आ रही है, मतलब कि एक बिंदु जहां पे 0 है, जहां पर पथांतर 0 है, वहां पर चमकेगा।
फिर लैम्डा बाय 2 पर काला पड़ जाएगा, फिर लैम्डा पर चमकेगा, फिर 3 लैम्डा बाय 2 पर काला पड़ जाएगा। देखिए 1 है, 2 3 4 5 6, ये आधा, डेढ़, ढाई, 3.5, 7.5, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब आधा 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 का गैप रहेगा, उस सब में काला दिखाई देगा, और उसमें एक एक का मतलब 0, आधा, 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9। तो इन सब में क्या है? आधे आधे का गैप है, आधे आधे का गैप है, आधे आधे लैम्डा का गैप है। क्या है? आधे आधे लैम्डा का गैप है। तो इन सब पर क्या होगा? इन सब पर सर इन सब पे संपोषी होगा, इन सब पे विनाशी होगा। आई बात समझ में? है ना? तो हमने कल जो एनिमेशन समझा था उसमें यही हो रहा है एक्चुअल में। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ए मैक्स कितना आ जाएगा, या ए मिनिमम कितना होगा? अब तक ए मिनिमम होगा, तो सर ए मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा A1 माइनस A2। ओके सर, और लैम्डा मिनिमम क्या, सॉरी आई मिनिमम क्या लिखेंगे? √I1 माइनस √I2। या मैं चाहूं तो इसमें वर्गीकरण कर दूं दोनों तरफ, तो आई मिनिमम जो हो जाएगा वो आ जाएगा I1 माइनस I2 √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। अच्छा ओके सर, तो यहां पर अगर A1 बराबर A2 हो गया तो क्या होगा? A1 बराबर A2 होगा तो सर आई मिनिमम तो 0 हो जाएगा, और इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर दोनों बराबर होगा तो 0-0 कार्यक्रम हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मान के चलो ये कहानी खत्म होगी, कहानी खत्म, पैसा हजम, एवरीथिंग इज गुड, नाउ क्वेश्चंस। लेकिन अगर मान के चलो कल को क्वेश्चन में ये ना देते, बीच वाला कुछ दे दिया, जैसे लैम्डा बाय 4 पे क्या होगा, लैम्डा बाय 4 पे क्या होगा? तो लैम्डा बाय 4 पे क्या होगा? ऐसे कोई बहुत भयंकर वाली बात नहीं सर, संपोषी भी नहीं होगा, विनाशी भी नहीं होगा, कहीं बीच की कहानी होगी, बीच की कहानी होगी तो मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, उसमें घबराने वाली बात है यार। अरे लैम्डा बाय 4 पे, अब ऐसा है क्या कि सर या तो हम टॉप करेंगे या तो हम फेल करेंगे, ऐसा है क्या? बीच में नंबर भी तो आएंगे कभी ना कभी। नहीं सर, अगर मैं खाऊंगा तो पनीर की सब्जी और पूरी और खीर ही खाऊंगा, वरना मैं भूखा सो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है सर, कभी खिचड़ी भी खाना पड़ेगी, कभी चावल भी खाने पड़ेंगे सर, कभी गोभी की सब्जी खाने पड़ेगी सर, कभी लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी सर, कभी करेले भी खाने पड़ जाएंगे सर, कभी मेथी भी मिलेगी सर, कभी पालक भी मिलेगी सर, वेरी बैड। तो यहां पर क्या होगा? बीच में कुछ भी हो सकता है ना यार, बीच में कुछ भी हो सकता है ना? ऐसा तो ना कि सर मैं तो नीट की एग्जाम दूंगा तो मैं क्वेश्चन पेपर देखूंगा, उसके बाद में जब मैं OMR भरूंगा या तो मेरे पूरे 720 नंबर आएंगे या मैं OMR ही नहीं भरकर आऊंगा सर, 0 नंबर। सर हमको बीच वाली चीजें पसंद ही नहीं है, इस पार और इस पार का मामला होता है सर हमेशा मेरा, होगा तो पूरा होगा वरना करूंगा ही नहीं। ये कौन सी मूर्खता भरी बात हुई? हाँ, मतलब क्या होगा? बीच में कभी ना कभी तो होगा ना कुछ तो ये क्या होगा? यहां पर ये 4i आएगा या 0 आएगा, इसके बीच में कुछ आ सकता है ना? तो बीच में क्या आ सकता, तो वो निकालने के लिए 4 लैम्डा या 0 लैम्डा बाय 2 इधर आ गया, लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 4, है ना? मतलब कि ये एक है आधा है, या 0 है आधा है, 0 और आधे के बीच में बहुत सारी संख्या पॉसिबल है, तो वहां पर उन सबके बीच में मैक्सिमम भी नहीं होगा, मिनिमम भी नहीं होगा, कुछ इंटेंसिटी आएगी। क्लियर है मामला? चलो ओके, हाँ भाई। तो अब अगर ये समझ में आ गया आपको, हाँ एक और बात बता दो कि अगर बीच वाली कोई इंटेंसिटी आ रही है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर से बता रहा हूं ए नट जो होगा वो होगा √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। आई नट जो होगा या √I नट का आई नट जो होगा वो हो जाएगा, कैसे कर रहा हूं ये इस तरफ आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो आई नेट अभी मैंने लिखना सिखाया अभी का आपको, जो जाएगा I1 प्लस I2। बीच वाली स्थिति के लिए सॉल्व कर रहा हूं, 2 √I1 I2 cos फाई।
अच्छा जी सर, और कुछ बताओ, मजेदार सी बात है, और सुनाओ। देख और सुनाते, यदि इसमें A1 A2 बराबर हो गए, इस कंडीशन में यदि A1 A2 बराबर है, यहां संपोसी विनाशी की बात नहीं, और बीच में कहीं पर A1 A2 बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा सर? A1 A2 बराबर हो गए तो हमें तो पता सर, सदिश से सदिश में बराबर होते हैं, तो परिमाणीय सदिश जो हो जाता है वो हो जाता है 2a cos थीटा बटा 2 cos फाइव बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे बोल, गलत है क्या कि सही है? दो सदिश अगर बराबर होते हैं तो उनका परिमाणी कितना होता है? क्या होगा फॉर्मूला? ये कहां से आया फॉर्मूला सर? बहुत बुरा फॉर्मूला है सर, ये कहां से आते हैं ऐसे लोग? क्या होगा? अरे हो पाएगा, सही है। अच्छा, अब इसमें अगर मेरे को परिमाणी सदिश लिखना होगा तो क्या करेंगे? तो सर यहां पर हम ए नेट जो होगा, इसमें अगर मैं आई लिखूंगा तो आई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई नेट बराबर होगा 4i cos स्क्वायर 5/2। कैसे किया मैंने? इसको मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, ए नेट का स्क्वायर बराबर होगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। तो क्या होगा? ए स्क्वायर की जगह मैंने आई लिख दिया है। क्लियर मामला? आगे बढ़ जाओ, चलो सवाल करेंगे। अब हम करेंगे सवाल पे सवाल। जानी तैयार हो जा। हाँ भाई, पहला सवाल, यदि मान के जो कहीं पर पदांतर λ/4 है पहला देखो, एक ही सवाल करवाऊंगा इस पे, क्योंकि एक ही सवाल है, फेवरेट सवाल है, उसके अलावा इस पे और कुछ आज तक पूछा नहीं गया। इतिहास में आदि अनादिकाल से, जब से संपोषी विनाशी व्यतिकरण या व्यतिकरण की कहानी पूछी जा रही है हर एक एग्जाम में, तब से एक ही सवाल आया है इस पे, जो सवाल थोड़ा सा अलग है, और वो भी जेईई में पूछा गया। नीट में आज तक इस पे कोई सवाल नहीं आया, ना तो एपीएमटी आया, ना तो पीईटी में आया, ना तो पीएमटी में, किसी भी प्रकार की नीट के एग्जाम में या मेडिकल से रिलेटेड कहीं पर भी ये सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन एक ही जगह पूछा गया था। क्या पूछा गया था? उसमें बोला था कि यदि डेल्टा एक्स बराबर λ/4 है, यदि डेल्टा एक्स बराबर λ/4 है और समान तीव्रता है, समान तीव्रता के दो स्रोत है, ये दो कला संबंध स्रोत है, कला संबंध स्रोत के लिए आई या परिमाणी तीव्रता क्या होगी? करो सॉल्व। परिमाणी तीव्रता एक लाइन का सवाल है वैसे तो, जितनी देर में मैं लिखूंगा उतनी देर में तो आंसर भी आ जाएंगे कुछ बच्चों के, जो है असली चीजें। हाँ भाई बताओ क्या होगा आंसर? हाँ, इतनी ही देर लगनी थी इसे सॉल्व करने में। I1, अरे मूर्ख मैं लिख रहा हूं जब समान तीव्रता, तो I1 + I2 कैसे आंसर कर सकता है यार तू? शिवम बेटा तू कमेंट मत कर ना, अब तू कमेंट कर रहा है कि अच्छा दिल हल्का हो गया। अब कमेंट मत कर वरना दिल भारी हो जाएगा। हरिओम का तो दिल बहुत भारी हो चुका है।
है ना। अब अगली बारी तेरी है। टू आई होगा पक्का। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। यहां पर हमें इसका करना है सर HAL, हल। ओके, तो हम इसमें हमें पता है सर ये होगा डेल्टा x बराबर लैम्डा बाय 4, मतलब मैं तो कल घर से याद करके आया था डेल्टा फाई बराबर पाई बाय 2। कैसे किया ये, अरे याद है कल ही तो मैंने SP स्टार टेबल बनवाया था। डेल्टा फाई बराबर था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x। चलो अब क्या है, I1 I2 बराबर है तो सर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम। I नेट जो हो जाएगा, I नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4i cos e स्क्वायर फाई बाई 2। ओके, तो जाएगा 4i cos e स्क्वायर फाई पाई बाई 2 मतलब हो जाएगा पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री। 45 में 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4i इंटू 1/2 बराबर होगा 2i। ठीक है, या इसे मैं लिख सकता हूं आई नेट जो हो जाएगा वो Imax बटा 2 हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है हमसे, है मतलब सर Imax बटा 2 ऐसे कैसे हो गया। ये क्या होगा देखो, अगर मैं देखो अधिकतम संभव तीव्रता क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पर हमारे पास Imax है तो Imax कितना हो सकता है 4i, मतलब कि अगर दो हमारे पास कला संबंध स्रोत है समान तीव्रता के तो उनमें जो अधिकतम तीव्रता आ सकती है या अधिकतम तीव्रता जो हो सकती है वो 4i हो सकती है। तो हो सकता है 4i max cos स्क्वायर 5/2, है ना। क्योंकि Imax क्या है, Imax क्या है, Imax जो है यह इस फॉर्मूले को भी आप क्या लिख सकते हो, परिमाणी आयाम जो होगा वो Amax cos 5/2 हो सकता है। आया समझ में, क्लियर है मामला। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो रे बोलो। चल अगला सवाल। अब देखो सवाल में दो हमें तीव्रताएं दी गई है, एक I दी गई है, एक 4i दी गई है। आपको बताना है कि परिमाणी तीव्रताएं क्या होगी। ये 3 ऑप्शन नहीं है, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। A B C तीनों हल करने हैं। A पार्ट में बोला है पाई बाय 4, B में बोला है पाई, C में बोला है 4 पाई। तो अब आपको बताना है कि अधिकतम या तीव्रता परिमाणी तीव्रता क्या होगी तीनों कंडीशन में। ठीक है, बोलो भाई क्या आएगा आंसर, पहले वाले का क्या आएगा। पांच प्लस 2√2। अच्छा, दूसरे वाले का क्या आएगा, कैसे करेंगे। पहला वाला हमें बोला सर पाई बाय 4। ओके सर, अब देखो ये है I1 और ये है I2। तो यहां पे परिमाणी तीव्रता क्या होती है, परिमाणी तीव्रता क्या होती है, ये होगा पाई बाय 4 बराबर होगा 5 के। अच्छा, तो यहां पर Imax I नेट जो होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 cos 5, है ना। पूरा फॉर्मूला लिखना होगा। अच्छा जी सर,
I1 is I, I2 is 4I plus 2 into I into 4I into cos pi by 4. ओके सर जी, ये होगा 5I, ये रूट आई रूट रूट, तो ये रूट रूट क्या करती, ये 4 का वर्गमूल 2 होती, तो ये जगह 4I, क्यों सर, रूट आई आई हो गई, इंटू ये होगा 1/√2। सर बहुत तकलीफ है ये तो यहाँ पर बचेगा 5I प्लस 2√2, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, तो 1√2 कट जाएगा, यहां से ये बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 5 और 2 हो गया 7, तो हो जाएगा 7√2I। ठीक है, 7√2I आ जाएगा। ₹7√2 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा जी सर, बहुत बढ़िया। बस ज्यादा सॉल्व नहीं करते चीजों को, यही आंसर होगा, है ना, यही आंसर होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ दें हम। चलो बस अब आगे सॉल्व थोड़ी ना करना है, क्यों है, क्यों, अरे बी मतलब पाए, ये पाए, तो पाए जो है, पाए तो भी हम पढ़कर आए हैं सर, पाए पढ़कर आए, क्या बात है सर, राइमिंग। अरे पाए के लिए तो पढ़ा ना, पाए, 3 पाए, 5 पाए, 7 पाए, 9 पाए के लिए क्या लगता है सर, तो मिनिमम वाली कंडीशन होती है, मिनिमम वाली कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं सॉल्व करना है, हमें सब लिखना है, बस आई मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा √I माइनस √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। या हम, आप चाहो तो मजदूरी करो पूरी, सॉल्व करो, लेकिन आंसर तो यही आएगा। या होगा, ये इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 9I आएगा, देखो 9 आएगा, नहीं सर 9 नहीं आएगा, कैसे आएगा ये, देखो ये हो जाएगा, यहां पर I आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर, I √I माइनस 2√I का स्क्वायर, तो यहां से एक में से 2 गया या 2 में से 1 गया, एक ही बचा, तो ये माइनस बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इसका स्क्वायर, तो ये I ही बचेगा, क्या बचेगा, I बचेगा, I बचेगा। ठीक है, और तीसरे वाले में क्या आ जाएगा सर, तीसरे वाले में देखो इसका आंसर टाइप जो ना आप याद भी रख सकते हो, कि बहुत बार इतिहास में ऐसे सवाल पूछे गए, एक में I है, एक में 4I है, एक में I है, एक में 9I है, 9I हो जाता तो क्या हो जाता सर, 9I हो जाता तो यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता क्या आएगी, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो 9 हो जाता सर, यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाता, मतलब 9 हो जाता, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता, फिर 3 2 का वर्ग हो जाता, 4I आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से हमें बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। चलो π/4 मतलब कि सर मैक्सिमम 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब पे मैक्सिमम आएगा, तो I max क्या आ जाएगा, I max हो जाएगा √I1 प्लस √I2, तो हो जाएगा सर √I प्लस √4I का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और एक 3, तो जाएगा 3√I का स्क्वायर, या हो जाएगा 9I। कितनों के तीनों जवाब सही थे। हाँ, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, है ना, क्योंकि ये कल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था ना, तो उसमें होमवर्क में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए थे। चलो अगला सवाल, हाँ, तो ये तो अब आप जल्दी से करके बता दो क्या होगा, ये तो बहुत आसान है अब आपके लिए। हाँ भाई, क्या सभी के लिए बहुत आसान सवाल है। क्या आएगा आंसर, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। चलो डी, बहुत बढ़िया सर, अभी करा हमने 9I और I, सेम सवाल 4I और 4I के लिए। हाँ, एक और सवाल बोला विभिन्न तीव्रता वाले 2 कला संबंध स्रोत से तरंग प्राप्त होती है, अच्छा, जिसमें व्यतिकरण होता है, बहुत ही बढ़िया। यदि परिमाणीय व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25 है, तो स्रोत की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा।
व्हाट क्वेश्चन से ये है मजेदार सवाल। आई मैक्स बटे में आई मिनिमम जो है वो आपको दिया गया है 25:1। तो आपको पता करना है I1 अनुपात I2 क्या होगा। तो कैसे करेंगे सर, देखो हमें पता है कि आई मैक्स क्या होता है। आई मैक्स जो होता है वो होता है I1 प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन में √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर बराबर होगा 25:1। ठीक है, अब क्या करो, वर्गमूल ले लो, इस पे वर्गमूल ले लो दोनों तरफ, ताकि यहां पर हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो देखो √I1 प्लस √I2 बटे में √I1 माइनस √I2 बराबर हो जाएगा 5:1। देखो 5:1। ठीक है, अब क्या करोगे, इससे इधर मल्टीप्लाई कर लो, इससे इधर मल्टीप्लाई कर लो, I1 I2 √I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से उसका स्क्वायर कर लेना, तो I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अरे ये करना, मैंने तुझे छोटा छोटा बच्चा जब मैंने तुझे मई जून के महीने में भर्ती किया था, मैंने तुझे बहुत लालन पोषण से बहुत सारी चीजें सिखाई थी, उसमें से अनुपात सॉल्व करना है। एक और अनुपात सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैंने तुझे बहुत बार समझाया है। और मैंने बात बताई है कि अनुपात सॉल्व अगर तुझे नहीं ढंग से करना आता तो नीट में तू सवाल में बहुत समय लगा देगा, और लालच है तुझ पे, तू तो गया। तो अब यहां पर अब तेरा क्या होगा कालिए, तो देख यहां पर ये ऐसा सोचना है, दो संख्या होगा योग 5 है, उनको घटाकर 1 आया। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़कर 5 आ रहा है और घटाकर 1 आ रहा है? सर 1 3 है और 1 2 है। मतलब I1 बटा I2 का रूट जो होगा वो 3:2 है। कुछ भी करता है ये आदमी। देखिए √I1 ये √I1, तो √I1 प्लस √I2 5 है, √I1 माइनस √I2 1 है। तो सोचना यार, इन दोनों को जोड़ के 5 नहीं आएगा, इन दोनों को हटा के 1 नहीं आएगा क्या? सर हम कैसे सोच लेंगे, अरे क्या देखो 5 तक की गिनती नहीं आती क्या? कैसे सोच लेगा कि इसके लिए भगवान से अलग से आशीर्वाद लेकर थोड़ी ना आना था। सर हमको तपस्या करनी चाहिए, अब आज से यही कर ले, तपस्या के बराबर ही है। तो ये आ गया सर, तो आंसर क्या आ गया? हाँ I1 बटा I2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो I1 बटा I2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9:4 आ जाएगी। कहानी खत्म, पैसा जमा, है ना। आप चाहो तो इसमें क्वेश्चन में आपको A1 बटा A2 भी पूछ सकता था, आयाम का अनुपात। तो आयाम का अनुपात 3:2 हो जाता ना, √I बाय √I1 बाय √I2, मतलब A1 बाय A2 लिखा हुआ है। अगर पूछता A1 बटा A2 तो हम करते आंसर 3/2। पूछा नहीं, करने की जरूरत नहीं है ना। चल आगे बढ़े। हाँ अगला सवाल, सेम टाइप क्वेश्चन, हाउ टू डू, टेल मी। I1 बटा I2 जो है वो 9:1 है, I मैक्स बटा I मिनिमम निकालना है आपको। तो ऐसे उल्टे उल्टे सवाल, जैसे यहां पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पे I मैक्स बटा I मिनिमम दिया हुआ था, I1 बटा I2 पूछ लिया। अब I1 बटा I2 दे दिया, I मैक्स बटा I मिनिमम पूछ लिया। कर लोगे क्या? अभी मैंने करके बताया ये सवाल। तो अरे हो जाएगा क्या, तेरा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, कैसे करूं ये सवाल? 4:1 आएगा। अच्छा चलो देखते हैं कैसे आएगा। I1 बाय I2 बराबर होगा 9/1। अच्छा सर, और I मैक्स बटा I मिनिमम निकालना है, तो जल्दी जल्दी कर देगा सर। बिल्कुल कर देते, I मैक्स बटा I मिनिमम निकालना है। ओके, फॉर्मूला वही लिखेगा, कौन सा वाला? एक अच्छा तो फॉर्मूला है भैया, I1 प्लस I2 का ई स्क्वायर बटे √I1 माइनस I2 का ई स्क्वायर। अच्छा सर ओके, क्या करें अब आगे? कुछ मत कर सर, कुछ तो होता है समरन, कुछ होता है। ये यहां पर कैसे करेंगे सर? ये I1 कैसे करूं मैं? एक काम कर, I1 की जगह 9 रख दे, I2 की जगह 1 रख दे। काहे टेंशन लेता है? अनुपात है, अनुपात में सब कुछ कट जाता है।
सर मैं कैसे मान लू इसे? एक काम कर, चल तू ये मान ले, से ऐसा मान सकता ना, ये होगा 9 आई, इसे मान ले 1 आई, तो I1 को 9 मान ले, I2 को I मान ले, तो भी जब डिवाइड करेगा तो आई सब कट जाएंगे आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ले सॉल्व तू। तो सर 1 प्लस रूट 9 मतलब 3 और 1 4 बटे में 1 और 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1 2, 2/1 का स्क्वायर 4:1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चल ऐसे मत सोचे कि ये सवाल बहुत आसान है, इनके वीडियो सॉल्यूशन देखना, उम्र गुजर जाएगी तुम्हारी। कुछ क्वेश्चन कैसे वीडियो सॉल्यूशन है, तुम क्वेश्चन देखना वीडियो सॉल्यूशन देखना शुरू करोगे और खत्म होगा वो 4 मई को रात 12 बजे, फिर देखो ओहो कल तो पेपर ही है। अब समझ में आ गया? कॉपी पे पेन चलाओ, मुझे ऐसा मत देखो। सॉल्व करो, 4 कैसे आएगा सब पता चलेगा। कॉपी पे पेन चलाओगे तो ही आएगा, एक बार और भी कॉपी पे पेन चला कर ही आएगा। मैं बता सकता हूं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अगला सवाल। ओहो खराब हो गया है बोर्ड। हाँ, एम्स 2016 का सवाल है, ये तो वही सवाल आ गया क्या? ओके, क्या बोला है? आंसर निकालो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलो यार छोड़ते, अब ये तो बन लग जाएंगे तुमसे, एक आधा बढ़िया सवाल करवा देता हूं मैं तुम्हें। हाँ, ये है हर बार की तरह नीट 2016 का सवाल, सबसे तूफानी करते। लेकिन चलो अभी पहले यार सवाल कर दो, कर पाओगे? हमें बोला है कि यहां पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान दिया गया है, आई मैक्स बटे में आई मिनिमम जो है वो 9:1 है। अभी हमने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, तो I1 बटा I2 बताना है, 4:1 आंसर आएगा। अभी सॉल्व किया? अरे ऐसा क्या देख रहा, अभी सॉल्व किया वाला क्वेश्चन, ये सॉल्व किया ना? नहीं 25 वाला था ये। यहां पर आई मैक्स बटा आई मिनिमम जो है है नहीं, 4:1 आएगा क्या? आई मैक्स नहीं, ये आंसर नहीं आएगा, एक बार सॉल्व करना जरा। आई मैक्स बटा आई मिनिमम जो है वो 9:1 दिया हुआ तुमने, हमने वो दूसरा क्वेश्चन किया था। हाँ, तो आई मैक्स बटा आई मिनिमम, यहां पे आई मैक्स बटा आई मिनिमम निकालना है, I1 बटा I2 दिया हुआ है तुम्हें, यही आएगा। करो सॉल्व यार, मेरे को तो नहीं लगता ये आएगा। अब आई मैक्स बटा आई मिनिमम, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से। ये कैसा क्वेश्चन है? ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली इसके जैसा है, जिसमें आई मैक्स बटा आई मिनिमम 25:1 दिया हुआ था, 25:1 दिया हुआ था। अब आपको आई मैक्स बटा आई मिनिमम 9:1 दिया हुआ है, तो ये होगा I1 √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर अपॉन में √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। तो इस पे वर्गमूल लोगे तो √I1, अरे हाँ जादू हो गया ये तो, √I1 प्लस √I2 अपॉन में √I1 माइनस √I2 जो है सर वो 3/1 आ गया। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 3 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए, मतलब वो 1 2 होगी या 1 होगी, तो I1 बटा I2 जो होगा वो 4:1 होगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है बेटा। 4 कैसे आया इसके लिए मैं बता दूंगा, लेकिन तो इस बार नीट का फॉर्म भरने नहीं दूंगा, ठीक है। जिसको ये पता करना है कि ये 4 कैसे आया, पहले अपना एक बार नाम बता दो और अपना यूजर आईडी, मतलब अपना नाम बताओगे तो यूजर आईडी मुझे पता चल जाएगा, और फिर मैं तुम्हें इस साल नीट का फॉर्म भरने नहीं दूंगा। शर्त मंजूर हो तो मैं बता देता हूं 4 कहां से आया। अगर तुझे इस साल नीट का फॉर्म भरना है तो ये 4 लेकर आ। चल तेरे भले के लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ फिर
तो ये अब आसान से सवाल आप कर रहे थे, आप आई मैक्स आई मिनिमम कर रहे थे, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू में अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर कर रहे थे। फिर अचानक से नीट 2016 का सवाल आ जाता है, तो हमने बोला हे भगवान धन्यवाद, हमने नीट 2016 में एग्जाम नहीं दी। हमको इस धरती पे भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, लेकिन भेजा तो लेट भेजा, तो उसमें सर बहुत अच्छा किया भगवान ने। अगर भगवान हमें थोड़ा सा 7-8 साल पहले भेज देते तो बहुत मुश्किल होती जिंदगी में। सवाल में इसने नेक्स्ट लेवल बात पूछी। क्या पूछा? याद है इसका आंसर डी आएगा। बहुत ही बढ़िया। उसने बोला कि देखो व्यतिकरण होता है, ये आप पढ़कर आए हो, लेकिन उसने बोला कि अगर दो कला संबंध स्रोत है तो उनमें तीव्रताओं का अनुपात n है, तो आपको आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्स प्लस आई मिनिमम का अनुपात निकाल के देना है। आई मैक्स बटा आई मिनिमम नहीं निकालना है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो कैसे करेंगे अब देखो। और दिया क्या है? दिया है यहां पर सर I1 बटा I2 जो है वह n है। तो इस सवाल को थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर लूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I1 बराबर होगा n I2 के। ठीक है, या I2 को अगर मैं I बोल दूं तो I1 को मैं NI बोल पाऊंगा। थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मत बताओ जाओ, लेकिन हम फॉर्म भरेंगे। तो भर भाई, मैंने कहा मना बोला है ना, पैसा देना तुम्हारा फर्ज है एनटीए वालों को, उसी से तो वो अमीर होंगे। देखो भैया, तो यहां पर हमारे पास आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्स प्लस आई मिनिमम निकालना है। तो आई मैक्स, अब देखो थोड़ा सा खतरनाक कार्यक्रम है, कृपया मेरा सहयोग करें। आई मैक्स अपॉन में आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये पता करना है। तो एक्चुअल में कहानी यह है कि आई मैक्स और आई मिनिमम जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। ये होगा सर, आई मैक्स का फॉर्मूला होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, है ना। अभी भी जंग जारी है। अब हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये होगा सर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2, क्योंकि सॉल्व करना है ना, बिना खोले सॉल्व थोड़ी ना होगा। 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। अब यहां पर इसमें जब हम माइनस साइन अंदर घुसाएंगे तो ये I1 I2 या प्लस प्लस वाला नहीं कैंसिल करो, माइनस अंदर घुसाया, और ये 2 अंडर रूट I1 I2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट I1 I2 अपॉन में ये दोनों कट गए और यहां पर हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2। ठीक है, इसमें से फिर 2 कॉमन आ जाएगा और यहां पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 I2, 2 कॉमन लेके I1 प्लस I2, और यहां से कटकर 2 आ जाएगा। और मैं चाहूं तो इसको सीधे सीधे लिख सकता हूं 2 अंडर रूट I1 की जगह मैं NI लिखूंगा, तो जगह अंडर रूट N इंटू I अपॉन में NI प्लस I। तो ये रूट I स्क्वायर होगा, रूट के बाहर आके I बन जाएगा, तो जगह 2N इंटू I, या अच्छा यहां पर होगा 2 रूट 2, है ना, मतलब कि सॉरी 2 रूट N इंटू I अपॉन में I कॉमन होके N प्लस 1 बचेगा, और I से I कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2, अच्छा 2 रूट N अपॉन में N प्लस 1 इज द आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन, है ना। तो एक बार फिर से उन्होंने सिद्ध किया
कि 2016 में बच्चों का खेल नहीं था पेपर निकालना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। 2√n में n+1 is the correct answer for this easy question. Why I am calling it easy question? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला रखना है, बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें फिजिक्स तो यही थी, बस बाकी तो आगे गणित आपको होल स्क्वायर करके सॉल्व करते आना चाहिए। आया समझ में, है ना। तो इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्स प्लस आई मिनिमम का अनुपात पूछा था, और बोला था I1 बटा I2 जो है वो n दिया हुआ है। तो यहाँ पर आई मैक्स की जो मैंने आई मैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, आई मिनिमम की जो आई मिनिमम का, फिर आई मैक्स आई मिनिमम का फॉर्मूला का, फिर उसका होल स्क्वायर करा, खोला, तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से I1 I2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 4√I1 I2 बचेगा। फिर यहाँ पर यही वाले प्लस में होंगे नीचे, तो यह वाले कैंसिल हो जाएंगे, I1 प्लस I2 मिलके 2I1 I2 बनाएंगे और उसको पूरा सॉल्व कर दो। ठीक है, क्या समझ में आ गया सभी को? हाँ, रट्टा लगा लो, क्या कर सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब ये कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है आप लोग खुद से कर पाओगे। क्या ये सवाल कर पाओगे? सवाल पढ़ो, जल्दी से जवाब बताओ। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। स्वाति साहू, आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। ना भगवान करे कि आप जल्द ही एक बढ़िया सी मेडिकल सीट पाए ना, और फिजिक्स में आपके बहुत सारे नंबर आए, आपकी मेहनत रंग लाए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन में बोला है कि सर हमारे पास, देखो हमारे पास व्यतिकरण हो रहा है, एक की तीव्रता I है, एक की तीव्रता 4I है, ठीक है। फिर बोला एक A बिंदु और एक B बिंदु पर कलांतर पाई है और π/2 है, तो आपको बताना है कि दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों की तीव्रताओं में अंतर क्या होगा। मतलब क्या होगा कि जब कोण, जब फाई की वैल्यू पाई है, तब तीव्रता A बिंदु पर कितनी होगी? तो सर पाई में हमें पता है कि न्यूनतम तीव्रता होती है, पाई में तीव्रता न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? न्यूनतम तीव्रता होगी, तो सर मैं लिख सकता हूं √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √I1 माइनस √4I का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सर? I माइनस 2I, मतलब I ही बचेगा अल्टीमेटली। 2 माइनस 1 करोगे, 1 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो I आ जाएगा। देखो सही किया क्या मैंने? और जब कलांतर π/2 होगा तो उस कंडीशन में तीव्रता कितनी आएगी? उस कंडीशन में तीव्रता कितनी आएगी जब कलांतर π/2 होगा? तो सर हमारे पास फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई, है ना। ये फॉर्मूला ऊपर क्यों नहीं लगा रहा हूं? ऊपर भी वही लगाया था, लेकिन उसको बाद रिजल्ट मुझे पता है कि क्या आएगा। अब π/2 रखने पर सर ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो पद 0 हो गया तो हो जाएगा I प्लस 4I, या मैं लिख सकता हूं इसे 5I। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन मुझे अंतर पूछा इन दोनों की तीव्रताओं में। एम्स 2011 में पूछा गया था सवाल, तो इसकी तीव्रताओं में अंतर जो होगा सर, तो I जो अंतर या डेल्टा I जो मुझे निकालना है वो लिख सकता हूं मैं IB माइनस IA, या हो जाएगा सर 5I माइनस I बराबर होगा 4I के। क्या मैंने सॉल्व कर दिया? क्या मुझे समझ में आ गया? हाँ भाई, ऐसा खुद से पूछो कि तुमने सॉल्व किया क्या और समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल एम्स 2001 का, है ना। ये आखिरी के कुछ सवालों में से एक ही बचे हुए हमारे पास।
ठीक है, चलो। हाँ भाई, क्या बोला है क्वेश्चन में? दो कला संबंध एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिनके आयाम, अब देखो ध्यान से, आयाम दिए हुए हैं, आयाम 3 तथा 5 इकाई है, तो बताना है अधिकतम और न्यूनतम संभव तीव्रता का अनुपात क्या होगा। अधिकतम और न्यूनतम संभव तीव्रता का अनुपात क्या होगा जब हमें आयाम दिए हो। बहुत ध्यान से इस सवाल को देखते चलो और करते चलो, बोलते चलो जय माता दी, जय माता दी, सवाल करते चलो। बोलो भाई क्या होगा, कैसे करेंगे? आयाम दिया हुआ, आयाम देखो, तो आपको एक आसान तरीका बता देता हूं इस क्वेश्चन में। उसने भले ही पूछा तीव्रता, तो तीव्रता पर मत जाओ, पहले क्या करो, आयाम का अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालो, जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए मैक्स बटे में ए मिनिमम करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है सर। ए मैक्स होगा A1 प्लस A2 और ए मिनिमम हो जाएगा A1 माइनस A2। चलते करो, बढ़ते चलो, तो ये हो जाएगा सर 3 और 5 बटे में, अच्छा 5 और 3 रख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो नेगेटिव माननी चाहिए। तो जाएगा सर 8 बटे में 2, यह हो जाएगा 4। अब ये आयाम का अनुपात आया है, किसका अनुपात आया है? आयाम का अनुपात। तो सर मुझे पता है कि ए की जगह में रूट आई लिख सकता हूं, या ए मैक्स बटे में ए मिनिमम का स्क्वायर कर दूं मैं, तो वो आई बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो मैं लिख सकता हूं सर यहां पे आई मैक्स, क्या कर रहा हूं मैं? स्क्वायर कर रहा हूं। क्यों स्क्वायर कर रहा हूं? क्योंकि इसका स्क्वायर जो होगा वो तीव्रता कहलाती है। तो जगह आई मैक्स बटे में आई मिनिमम बराबर होगा 16:1। क्या किया मैंने, समझ में आया? मैंने पहले आयाम से ही खेल लिया, फिर मैंने तीव्रता पे गया। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सोचोगे कि आयाम पता है सर, अब तीव्रता निकाल लेते, फिर उसका स्क्वायर, तो लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, बड़ा सॉल्यूशन, कि सर मुझे A1 बटा A2 दिया हुआ है, तो A1 बटा A2 को 5:3 दिया हुआ है, तो मैं इससे फिर I1 बटा, या हमारे हिसाब से 3:, A2 को हमने, A1 को हमने 5 माना है, हाँ, तो 5:3 दिया हुआ है, तो फिर मैं यहां से तीव्रता निकालू, तो I1 बटा I2 जो हो जाएगी वो मेरे पास 25/9 हो जाएगा। फिर मैं पूरा फॉर्मूला फिर से लगाऊं A मैक्स वाला, I मैक्स वाला, तो वो ना करते हुए आप सीधे ये कर सकते हो, ज्यादा आसान होता है। चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का, दो कला संबंध स्रोत में विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए उनके मध्य कलांतर क्या होना चाहिए? कलांतर क्या होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण के लिए? अरे मतलब सवालों में आखिरी सवाल है, अभी यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग पढ़ना है हमें। क्या आएगा आंसर? बी पक्का? हाँ बिल्कुल सही बात सर, पाए होगा, पाए होगा। चलिए वाह, कौन है ये मतलब ये मेरे वचन नहीं, किसी एक बच्चे ने कमेंट करा है। चांदनी रात चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी रात चांद से होती है सितारों से नहीं, और फिजिक्स एसपी सर से समझी जाती है कहीं और से नहीं। वाह 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 वाह। चलो भाई, तो अगली हेडिंग डालो, अगली क्लास मतलब अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग, यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग। तो यहां पर इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम YDSE। क्या बोलेंगे हम इसे? YDSE, यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग, यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग। ठीक है, तो यंग है ना, मतलब देखो कितना सही आदमी है यार, है ना, कितना सही आदमी है। भले ही बूढ़ा भी हो जाए, लेकिन उसने अपना नाम क्या रख लिया? यंग, नाम ही यंग रख लिया।
ठीक है, तो अगर कल को बूढ़ा भी हो जाएगा तो सही लोग क्या बोलेंगे, यंग ही बोलेंगे, यंग ही बोलेंगे, है ना। तो ये थे यंग भैया जिन्होंने 80 साल की उम्र में यह प्रयोग किया, लेकिन वो कौन थे, यंग थे सर। वेरी बहुत वेरी गुड। तो यंग भैया ने क्या किया, यंग भैया ने बोला कि यहां पर अगर हम एक सोडियम लैंप रखेंगे और सोडियम लैंप में अगर देखो ये सोडियम लैंप मैंने तुम्हें बताया था कि यह क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकालता है। तो यहां से लाइट निकली, फिर एक हमने कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में दो बहुत छोटे छोटे, भले ही बहुत बड़े दिख रहे हो आपको, लेकिन बहुत छोटे छोटे छिद्र है। मतलब क्या होगा कि वहां पे ब्लेड से एक कार्डबोर्ड लिया, ब्लेड से, ब्लेड समझ ना कितनी पतली, उससे ब्लेड से भी पतले दो छोटे छोटे छिद्र कर दिया। मतलब वहां से बहुत कम लाइट निकल पाए और जो लाइट निकले वह एक वर्णीय प्रकाश हो। तो ये एक वर्णीय प्रकाश जो है सर वो यहां से निकला और यहां से फिर क्या हुआ, दो भिन्न भिन्न स्रोत बन गया और यहां से ये लाइट जो है उसमें व्यतिकरण हुआ और स्क्रीन पर एक पैटर्न पाया गया, स्क्रीन पर एक पैटर्न पाया गया। जैसे यहां से लाइट निकली, ये दो स्रोत से, ये 3D में है तो यहां से दो नए स्रोत बने और स्क्रीन पर एक पैटर्न प्राप्त हुआ। तो ये जो पैटर्न था उसी ने एक्चुअल में, उसी ने ये जो हमने व्यतिकरण पढ़ा वो क्यों पढ़ना पड़ा कि देखो पहले पैटर्न आया फिर समझा व्यतिकरण होता है ना, उल्टा हुआ था। क्योंकि हम ऐसा तो ना मैंने यंग डबल स्लिट प्रयोग पढ़ लिया फिर प्रयोग तो ये हो गया, प्रयोग खत्म, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या उसको समझने के लिए हमने व्यतिकरण पढ़ा। अब व्यतिकरण, तो व्यतिकरण किस में होता है, व्यतिकरण केवल और केवल तरंगों में होता है। अब ध्यान समझना इस बात को, व्यतिकरण दुनिया में पता था कि केवल और केवल किस में होता है, तरंगों में होता है। ठीक है, तो अब यहां पर तरंगों में व्यतिकरण होता है, तरंगों में व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण जो तरंगों में हो रहा है वो प्रकाश में भी हो रहा है। मतलब प्रकाश क्या है, एक तरंग है। यहां से कंक्लूजन निकला, ठीक है, यहां से कंक्लूजन निकला कि प्रकाश जो है वो एक तरंग है। तो व्यतिकरण कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो इसको हमने पिछली क्लास में समझा भी था, देखा भी था, फील भी किया था। वो एक बार आप चाहो तो मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं। ये हमने जो पिछली क्लास में फील किया था उसको एक बार हम यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग के रूप में फील कर लेते हैं। देखो अगर यहां पर मेरे पास दो स्लिट है और ये स्लिट जो है वो स्लिट की विड्थ थोड़ी सी छोटी कर देता हूं मैं। हाँ, अब यहां से अगर मैंने लाइट, देखो ये जो व्यतिकरण है वो लाइट में भी होगा, पानी में भी होगा, साउंड में भी होगा, सब में होगा, सब में होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लाइट का एक स्रोत जो है वो चालू किया। तो ये लाइट जो है वो समांतर थी, प्रकाश किरणें आ रही थी, लेकिन ये दो स्लिट में से गुजरी और फिर उसके बाद में दो नए स्रोत की भांति व्यवहार करेगा और यहां पर यह हमें व्यतिकरण हुआ और यही एक्चुअल में यंग डबल स्लिट प्रयोग था। और अगर हमने यहां पर सामने इस पे स्क्रीन लगा दी, तो स्क्रीन लगा दी मतलब यंग ने भी एक स्क्रीन लगाई थी, तो स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हो सर कि यहां पर चमकीला आ रहा है, यहां पर काला आ रहा है, यहां पर चमकीला आ रहा है, यहां पे काला, यहां पे हरा रंग दिख रहा है, यहां पे काला रंग दिख रहा है, यहां पे हरा दिख रहा है, यहां पे काला दिख रहा है ना। आपको अगर ये चीज क्लियरली नहीं दिख रही हो, लेकिन वो क्लियर तो होगा, थोड़ा ज्यादा चमकीला सा नजर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम कर रखा है मैंने, इसमें दिख रहा है यहां पर, है ना। यहाँ पे कितनी स्लिट्स बनेगी वह सब कुछ अब हमें पढ़ना होगा, वह सब कुछ हमें पढ़ना होगा। स्लिट्स के बीच, स्लिट्स की विड्थ बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा चमकीला सा तो दिखने लगेगा आपको, लेकिन हाँ लेकिन वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, क्लियर डिफरेंशिएशन आपको नहीं लिखना लगेगा। यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। ये सब जो मैं बोल रहा हूं आपको ये सब कुछ खुद से भी कर पाओगे कि कहां पर बढ़ाने पर क्या होगा, कितना बढ़ाने पर क्या होगा। ठीक है, तो स्लिट्स की विड्थ मतलब स्लिट्स के बीच में जो दूरी है उनको कम ज्यादा करने से यहां पर, या सॉरी स्लिट की जो चौड़ाई है, अगर मैं ज्यादा खोल दूंगा स्लिट तो यहां पर ज्यादा लाइट आएगी, तो यहां पर ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन पर ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। अगर स्लिट की विड्थ मैंने बहुत कम कर दी तो वही होगा, लेकिन यहां पर सर लाइट कम आ रही है तो यहां पर सर इतना डार्क, मतलब इतना ज्यादा ब्राइट नहीं दिखाई देगा ना। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा हरा, यहाँ पे हल्का सा काला है, और अगर मैंने बहुत ज्यादा स्लिट खोल दी, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा होगी, हाँ बहुत ही ज्यादा स्लिट खोल दी जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर तीव्रता जो है सर वह बढ़ जाएगी और हमें क्लियर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नजर आएगी। तो ये जो नजर आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम का पैटर्न, यही यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग होता है और ये क्या कहलाती है, ये फ्रिंजेस कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रिंज।
फ्रिंज कहलाती है। तो ये ब्राइट होगी, ये डार्क होगी, जहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है वो डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। काली सफेद काली सफेद काली सफेद पट्टियां भी हम कहते हैं इसे, है ना। और काली सफेद फ्रिंजेस क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी समान है, तो मैक्सिमम होगा फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा फिर जीरो होगा, और यही पूरी स्क्रीन पर बनेगा। ये स्क्रीन का एक छोटा सा हिस्सा, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उस पूरी स्क्रीन पे यही दिखाई देगा आपको। क्लियर है कहानी? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, है ना। यही यंग डबल स्लिट प्रयोग होता है ना। अब इसमें आप अलग अलग रंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमने कलर बदल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हमने यहाँ पे दूरी कम ज्यादा कर दी, मतलब सर यहाँ पर ये तो दिख रहा है हमें, लेकिन अगर सर हमने यहाँ पर स्क्रीन और स्लिट के मध्य दूरी थी वो कम कर दी या बढ़ा दी, ये जैसे अभी मैंने दूरी बढ़ा दी, ये दूरी बढ़ा दी, तो क्या होगा सर, कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी सर, यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी, कम मिलेंगी, या फ्रिंज की चौड़ाई अगर आप देखो तो देखो ये फ्रिंज इतनी चौड़ी मिल रही है, लेकिन अगर मैंने दूरी कम कर दी, है ना, यहाँ पे उंगली रख के रखता हूं मैं, तो देखो क्या हो रहा है सर, यहाँ पर अब फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो कम हो गई, है ना। फ्रिंज इतनी चौड़ी नहीं मिल रही, इसके पहले ज्यादा चौड़ी मिल रही थी फ्रिंज मुझे। कलर चेंज करने पर क्या होगा, कलर अगर मैं वॉलेट कर दिया तो वॉलेट रंग करने पर मतलब इसके लैम्बडा अलग अलग होगा, तो उसमें भी अंतर होएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रिंज पतली हो गई है, रेड रंग में, रेड कलर का जो रंग था उसमें फ्रिंज मुझे चौड़ी मिल रही थी। पानी में रखने पर क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी बातें अब एक एक करके हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पर एक एक करके कहानी को शुरू करते हैं। तो ये जो सारी कहानी है, ये सारी कहानी किस पे टिकी हुई है, कहानी जो है वो इसी पे टिकी हुई है कि हमारे पास यहां पर स्क्रीन है, यहां पे हमारे पास स्क्रीन है, और यहां पर हमारे पास दो स्लिट है। हमें ये मतलब नहीं कि पीछे स्रोत कौन सा रखा हुआ है, हमें तो बस इतना पता है कि सर यहां पे जो लाइट आ रही है वो दो स्रोत से आ रही है ना। ये दोनों स्लिट जो है या दोनों स्रोत जो है वो बहुत पास पास लिए जाते हैं। साथ ही साथ इन दोनों के मध्य जो दूरी है उसे हमने कैपिटल डी बोला, और यहां पर है ना ये स्लिट 1 कहलाएगी, ये स्लिट 2 कहलाएगी। ठीक है, अब स्क्रीन पर फ्रिंजेस क्यों प्राप्त हो रहे हैं, स्क्रीन पर फ्रिंजेस क्यों प्राप्त हो रहे हैं, स्क्रीन पर फ्रिंजेस इसलिए प्राप्त हो रही है सर जी, स्क्रीन पर फ्रिंजेस इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि हमारे पास स्क्रीन पर फ्रिंजेस इसलिए प्राप्त हो रही है सर क्योंकि किसी भी बिंदु पर अगर मैं देखूंगा तो जो लाइट जा रही है उसमें पथ में अंतर आएगा, या उसे क्या बोलेंगे, पथांतर आएगा। तो आगे की पूरी कहानी आपको पता है बिना किसी दिक्कत के। क्या कि अगर मान के चलो मैंने यहां पर कोई भी एक बिंदु माना, तो लाइट जो है वो यहां से घूमती भी सर, लाइट जो है सर यहां से भी पहुंचेगी, लाइट सर कुछ लाइट यहां से आएंगी और कुछ लाइट जो है वो यहां से आएगी, कुछ लाइट जो है वो यहां से आएगी। ठीक है, जैसे ये बिंदु हर एक बिंदु पे ये होगा कि कुछ लाइट नीचे से कुछ लाइट ऊपर से आएगी, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पथ में अंतर होगा, 110% पथ में अंतर होगा। तो कैसे निकाल सकते हो पथ में अंतर, मान के चलो मैंने बोल दिया कि ये कोण थीटा हो जाए, तो ये वाला कोण भी ऑलमोस्ट थीटा ही होगा, और इसके बीच वाले बिंदु से जो लाइट मिल रही है वो कोण भी ऑलमोस्ट थीटा ही होगा। सारे कोण थीटा ही होंगे क्योंकि ये दूरी बहुत कम है, स्लिटों के मध्य जो दूरी है उसे हमने डी बोला, और ये दूरी बहुत कम है। तो कैसे मानेंगे सर, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंबवत रेखा खींच लेंगे। क्यों खींच लेंगे, देखो क्या होता है, मान के चलो यहां से लाइट निकली, यहां से लाइट निकली, है ना, ये लाइट ऐसी जा रही है, ये लाइट सीधी जा रही है, तुम यहां पर मिले, तो यहां की लाइट और यहां की लाइट बराबर दूरी तय करके इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा सर, लेकिन अगर मैं यहां से लूं लाइट और यहां पर पहुंचाऊं, तो देखो एक्चुअल में बात क्या है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो लगभग बराबर ही होगी। क्यों सर, क्योंकि ये क्या, यहां से एक लाइन जो है मैंने इस पे लंबवत गिरा दी, परपेंडिकुलर लाइन कर दी, तो यहां पर अब क्या होगा, ये जो दूरी थी वही दूरी जो होगी वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा कहलाएगी, है ना। यही दूरी जो होगी वो क्या होगी, यह दूरी एक्चुअल में एक्स्ट्रा दूरी होगी, जिसे हम डेल्टा एक्स से चिन्हित करते हैं, और ये डेल्टा एक्स ही हमारा पथांतर होता है, और पथ में अंतर कहां पर कितना होता है, उसकी वजह से कहां पर विनाशी होता है, कहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, वो सब कुछ आपको आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने व्यतिकरण पढ़ा वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब डेल्टा एक्स आपको पता चल गया है, डेल्टा एक्स पता चल गया, उसके भी पदों में डेल्टा एक्स का क्या क्या कर सकते हो आपको सब कुछ आता है।
क्लियर है मामला। तो आज की कहानी हम इतनी रखते, कल की क्लास में अब मैं इसके फॉर्मूले वगैरह क्या क्या डिराइव होते, फॉर्मूले से कैसे बनते और एग्जैक्टली किन वैल्यूज पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा, किन पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आज हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं आगे फिर से कल बताऊंगा और फिर से इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, क्योंकि अब ये फिर आगे आधा पौना घंटा और लगेगा, है ना, मतलब कि 40-45 मिनट्स के करीब और लगेगा, क्योंकि थ्योरी और क्वेश्चंस के बीच में ब्रेक नहीं आने देना हमें इसमें। चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करना। मिलेंगे अब कल की क्लास में, इसमें यंग द्वितीय स्लिट प्रयोग को समाप्त करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।